हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक और नई एजुकेशनल वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं आर्थिक भूगोल के बारे में। ठीक है, यानी अपना जो है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जिसमें अपन ने जो है लास्ट वीडियो में राजनीतिक भूगोल के जो दो उपक्षेत्र थे जिनके बारे में अपन ने वहाँ पर चर्चा की थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपन जो है आर्थिक भूगोल से आगे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जो आर्थिक भूगोल है, ये जो आपकी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का एक उपक्षेत्र क्या है, जो क्षेत्र है। और आर्थिक भूगोल जो है, इसके कुछ उपक्षेत्र हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, यानी एग्जाम में सीधा का सीधा क्वेश्चन बनता है कि आर्थिक भूगोल के किन्हीं दो उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके जो है आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। ठीक है, तो देखिए, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है, इसलिए आपको अच्छे से इनको याद करना है। तो आर्थिक भूगोल के कुछ एक उपक्षेत्र हैं जो आपको याद करने हैं। सबसे पहला है आपका संसाधन भूगोल। कौन सा भूगोल है? संसाधन भूगोल। संसाधन किसे कहते हैं? जो मनुष्य के काम कोई वस्तु आती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। तो मनुष्य स्वयं में भी ये क्या है? संसाधन है। ये आपको याद रखना है। तो संसाधन भूगोल जो है वो आपका आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है। दूसरा आपका आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र जो है वो है कृषि भूगोल। कौन सा भूगोल? कृषि भूगोल, जिसमें अपन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उद्योग भूगोल। कौन सा भूगोल? उद्योग भूगोल, यानी जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, यानी जो उद्योग है, ठीक है, ये किस में आते हैं? आर्थिक भूगोल में आते हैं। चौथा है आपका विपणन भूगोल। कौन सा भूगोल? विपणन भूगोल। ठीक है, ये भी एक तरह से व्यापार होता है। क्या होता है? व्यापार होता है, विपणन भूगोल। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं पर्यटन भूगोल। पर्यटन का मतलब तो आप सभी जानते हो, है ना, जो दूसरी जगह जो होती है घूमने जाना होता है, जिसको अपन पर्यटन बोलते हैं, है ना, यानी पर्यटन भूगोल। नेक्स्ट अपन बात करें, छठवा जो है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो ये आपके जो छह आर्थिक भूगोल हैं, आर्थिक भूगोल के जो उपक्षेत्र दे रखे हैं, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सीधा का सीधा क्वेश्चन बनता है कि आर्थिक भूगोल के किन्हीं एक या दो उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको इन छह जो उपक्षेत्र दे रखे हैं सभी को अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, जब इस चैप्टर का अपना जो है टेस्ट होगा, तो वहाँ पर जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब अपन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाई की क्वेश्चन अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तब आपको इनके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको समझना है कि आर्थिक भूगोल के छह उपक्षेत्र हैं, जिनके नाम है संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, और आपका एक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। ठीक है, यानी आपको ये छह जो है उपक्षेत्र हैं, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें जनसंख्या भूगोल। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर जो आर्थिक भूगोल है, जो भूगोल का क्षेत्र है, ठीक है, और जो है इसी तरह से जनसंख्या भूगोल जो है वो आपका भूगोल का एक क्षेत्र है, जनसंख्या भूगोल, जिसमें अपन जो है जो देश हैं, जो विश्व है ना, कोई क्षेत्र विशेष है, इसकी जनसंख्या के बारे में, यानी जो पॉपुलेशन होती है, ठीक है, पॉपुलेशन होती है, इसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, जनसंख्या भूगोल। नेक्स्ट अपन बात करें आवास भूगोल। आवास का मतलब होता है, जैसे घर होता है ना, घर, है ना, जहाँ पर अपन रहते हैं, इसको अपन आवास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहाँ रहते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, घरों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, किस तरह से लोग रहते हैं, ये किस में अध्ययन किया जाता है? आवास भूगोल में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है अपना जो नगरीय भूगोल। ठीक है, यानी नगरों में लोग किस प्रकार से रहते हैं, ये जो है नगरीय भूगोल में आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो ये जो है आपके जो कुछ एक क्षेत्र और उपक्षेत्र थे जो आपको यहाँ पर याद करने थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इनको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मानव भूगोल। देखिए, एक अगली हेडिंग है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने एक अलग से जो क्वेश्चन है किताब से वो आपको यहाँ पर निकाल कर बताया है। एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका मानव भूगोल है ना, वो मानव भूगोल जो है, यानी मानव भूगोल का अन्य जो सामाजिक विषय हैं, सामाजिक विज्ञान की जो अन्य विषय हैं, इनसे संबंध किस प्रकार से है ना, जो मानव भूगोल है वो सामाजिक विज्ञान की अन्य जो विषय हैं इनसे किस प्रकार संबंधित है, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको एक बार पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, और बार बार इसका रिवीजन करोगे, नोट्स बनाओगे, तो आपको अच्छे से ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने के लिए, तो देखिए अच्छे से एक एक लाइन का अर्थ समझना है। यानी जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में तो आप जानते ही हैं
जो आपकी पृथ्वी है जिस पर आप रहते हो उसके तल पर अर्थात उसकी धरती पर, एक एक शब्द का अर्थ आपको समझते जाना है। जो आपकी पृथ्वी है जिस पर आप रहते हो, तल जो है, तल का मतलब होता है जो धरती होती है, यानी जो पृथ्वी की धरती है, इस पर जो पाए जाने वाले जो मानवीय तत्वों को समझने के लिए, मानवीय तत्वों का मतलब है जो मानव है, ठीक है, मानव जो है क्या क्या क्रियाकलाप कर रहा है, मानव जो है किस प्रकार से पृथ्वी पर रह रहा है, ठीक है, धरती पर रह रहा है, इसके तत्वों को समझने के लिए, ठीक है, वह उनकी व्याख्या करने के लिए कि अपन जो है मानव जो है धरती पर किस प्रकार से रह रहा है, इसकी व्याख्या करने के लिए जो है जो मानव भूगोल है वो सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। यानी जो मानव भूगोल है वो आपका जो सामाजिक विज्ञान की अन्य जो विषय हैं इनसे किस प्रकार संबंधित है, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए जो मानव भूगोल है वो मानवीय तत्वों को समझने के लिए, जो मानव है इसके तत्वों को समझने के लिए और उसकी व्याख्या करने के लिए जो सामाजिक विज्ञान के अन्य सहयोगी विषय हैं इनके साथ घनिष्ठ जो संबंध है वो स्थापित करता है। जैसे आपकी जो राजनीति विज्ञान है, ठीक है, इससे भी जो है जो मानव भूगोल है वो संबंध स्थापित करता है। इतिहास है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, आदि के तथ्यों का क्या करता है, वर्णन करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपकी किताब में जो दे रखा था, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बनती है, ठीक है। तो अपन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, जिससे कि अपना जो ड्रीम है आउट ऑफ 100 वो अपना पूरा हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगली हेडिंग है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी 1970 के दशक की कुछ एक इम्पोर्टेंट जो विचारधाराएं हैं जो आपको यहाँ पर पढ़नी है ना। 1970 के दशक की कुछ इम्पोर्टेंट विचारधाराएं हैं, विचारधारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो 1970 का दशक था, दशक का मतलब होता है 10 साल, ठीक है, कितने साल, 10 साल, है ना। 1970 का जो दशक था इसके 10 सालों के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए उस समय कुछ एक विचारधाराएं थीं। तो सबसे पहली जो विचारधारा है जिसका नाम है मानवतावादी विचारधारा। क्या नाम है, मानवतावादी विचारधारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। देखिए मानवता, मानवता का तो मतलब आप जानते ही हो कि वो बड़ा मानवीय आदमी है और मानवता की कार्य करता है। तो मानवता जो विचारधारा है ये एक कल्याण को दर्शाती है ना, लोगों के कल्याण को दर्शाती है कि जो मानवता है वो कल्याण को दर्शाती है, ठीक है। तो इसीलिए इस विचारधारा को कल्याण परक विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। यानी मानवता जो विचारधारा है, जो 1970 के दशक में विचारधाराएं थी, यानी 1970 जो है एक समय है और इस समय जो 10 सालें थी, है ना, 10 सालों के अंदर जो विचारधाराएं थी उनमें से एक है मानवतावादी विचारधारा। इस विचारधारा को जो है कल्याण परक विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा ने, यानी कल्याण का मतलब है लोगों का क्या करना, भला करना, ठीक है, कल्याण का मतलब है लोगों का भला करना। तो देखिए इस विचारधारा को कल्याण परक विचारधारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इस विचारधारा ने जो मुख्यतः लोगों की सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों, ठीक है, जैसे आवास हो गया, स्वास्थ्य होगा, शिक्षा हो गया, आदि की व्याख्या की है, ठीक है। यानी जो आपकी कौन सी मानवता, जो मानवता विचारधारा जो है, मानवतावादी जो विचारधारा है, कल्याण परक जो विचारधारा है, इसने जो है लोगों के सामाजिक कल्याण की जो है बात की है कि लोगों का क्या होना चाहिए, भला होना चाहिए, सभी समाज का भला होना चाहिए, ठीक है, सभी का कल्याण होना चाहिए। इसमें जो है ये क्या है, आवास यानी रहने की सुविधा होनी चाहिए और उनके लिए स्वास्थ्य उनका जो है वो बेहतर रहना चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मुहैया करानी चाहिए। इसके अलावा बच्चों को अच्छी से अच्छी जो है शिक्षा देनी चाहिए। ये क्या है, मानवतावादी अर्थात कल्याण परक विचारधारा का ये क्या है, तथ्य है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी विचारधारा है आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। कौन सी विचारधारा, आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। इस विचारधारा ने निर्धनता के कारण, यानी जो गरीबी है, गरीबी के क्या कारण है ये पता लगाने के लिए, इसके बंधन, यानी जो गरीब हैं ये अपने जो गरीबी में क्यों बंधकर रह जाते हैं ये समझने के लिए, सामाजिक असमानता, यानी लोग, एक जो लोग है वो गरीब है, ठीक है, और दूसरा जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, यानी समाज में इस प्रकार की असमानता जो पाई जा रही है ये क्यों पाई जा रही है, इसकी व्याख्या करने के लिए जो आमूलवादी विचारधारा है, रेडिकल विचारधारा है, इसने मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। बोर्ड जो एग्जाम है वहाँ पर जो है एक ना एक विचारधारा आपसे पूछी जा सकती है, इसीलिए आपको अच्छे से एक एक विचारधारा को समझना है, ठीक है। इस विचारधारा ने जो निर्धनता के कारण है, अर्थात जो गरीबी होती है, ठीक है, यानी जो गरीबी होती है, गरीबी क्यों है,
यानी अपना जो भारत है या फिर कोई अदर कंट्री है, तो इसमें जो है आमूलवादी जो विचारधारा है ये समझाती है कि किसी देश में गरीबी के क्या कारण है, और जो गरीबी है, ठीक है, गरीबी में लोग बंधकर क्यों रह गए हैं, ठीक है, यानी जो गरीबी का बंधन क्या है। और इसके अलावा जो है सामाजिक असमानता, यानी समाज में एक आदमी जो है वो गरीब क्यों रह गया है, दूसरा जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा अमीर क्यों हो गया है, इसकी व्याख्या करने के लिए जो आमूलवादी विचारधारा है इसने मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है। ठीक है, मार्क्स का जो सिद्धांत है इसका उपयोग किया है। तो ये आपकी कौन सी विचारधारा थी, आमूलवादी विचारधारा थी, ठीक है, या फिर रेडिकल विचारधारा थी। अच्छे से एक एक चीज़ को आपको नोट करते जाना है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम सीधा का सीधा यहीं से आपका छपने वाला है। ठीक है, अब तो आपकी जो है फर्स्ट परख आने वाले हैं और जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो चैप्टर है वो भी इसमें आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी विचारधारा है ये है आपकी व्यवहारवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है व्यवहार, ठीक है, यानी आपका बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर किस प्रकार से करना है, ये जो है कौन सी विचारधारा है, व्यवहारवादी विचारधारा है। तो देखिए इस विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिशा काल बोध पर अधिक बल दिया है। तो सिंपल, ये भी एक सिंपल सी विचारधारा है जिसमें आपको क्या समझना है, जिसमें जिसमें आपको समझना है कि जो विचारधारा है उसमें प्रत्यक्ष अनुभव तो आपको करना ही करना है, इसके साथ साथ जो है मानव जो है इसमें जो जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, धर्म हैं, इनमें क्या है एक समान व्यवहार करना है। ठीक है, अच्छा बिहेवियर करना है। इस पर आधारित जो सामाजिक संवर्ग हैं, ठीक है, समाज में अलग अलग संवर्ग हैं, इसके दिशा काल पर यानी दिशा जो समय है इस पर जो समझने का जो है अधिक बल दिया गया है। ठीक है जी, तो ये आपकी कौन सी थी, व्यवहार जो है आपकी, तो ये आपकी कौन सी विचारधारा थी, व्यवहारवादी विचारधारा थी। कौन सी विचारधारा थी, व्यवहारवादी। ठीक है, नेक्स्ट यानी इससे पहले देखिए आपने जो दो विचारधाराएं पढ़ी थी ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो व्यवहारवादी विचारधारा है ये आपकी थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इस चैप्टर की शॉर्ट मेमोरी, क्योंकि आज के इस वीडियो में ये चैप्टर क्या है पूरा का पूरा खल्लास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज के इस चैप्टर में जो है अपन जो है अब देखने वाले हैं शॉर्ट मेमोरी। क्या देखने वाले हैं, शॉर्ट मेमोरी, यानी जो आपके लास्ट जो बिंदु हैं जो बचे हुए हैं इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर था जिसके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा है। तो देखिए पहला पॉइंट है भौतिक जो भूगोल है वो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। जो आपका भौतिक भूगोल है अर्थात फिजिकल जो ज्योग्राफी है वो किसका, भौतिक जो पर्यावरण है यानी पहाड़ पर्वत जो है इसका अध्ययन करता है। और मानव भूगोल जो है वो मानव का अध्ययन करता है। सिंपल है, पहला पॉइंट आपको समझना है। देखिए किस प्रकार से समझना है, जो आपका भौतिक भूगोल है, ठीक है, यानी जो फिजिकल जो ज्योग्राफी है ये आपकी भौतिक पर्यावरण यानी जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियाँ हैं, महासागर हैं, पठार हैं, इनका अध्ययन करता है जो भौतिक भूगोल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो जर्मन भूगोलवेता हैं वो राज्य या देश का वर्णन जो है वो जीवित जीव के रूप में करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है रिक्त स्थान के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, इसलिए एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। जो जर्मन भूगोलवेता है ना, जो जर्मनी देश है वहाँ के जो भूगोलवेता हैं यानी भूगोल को अच्छी तरह से पढ़ लिखने वाले जो हैं वो राज्य जो है या जो देश होता है इसका वर्णन जो है वो किस रूप में करते हैं, जीवित जीव के रूप में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सड़कों, रेल मार्गों व जल मार्गों के जाल को प्राय परिसंचरण। देखिए जो सड़क होती हैं, जो रेल मार्ग होते हैं और जो जल मार्ग होते हैं, इन सभी का जो जाल होता है, ठीक है, एक जाल बन जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, परिसंचरण की धमनियों के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, परिसंचरण की धमनियों के रूप में जानते हैं। ठीक है, जो सड़कों और रेल मार्गों का जाल होता है। नेक्स्ट है आपका मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। भौतिक आपकी जो प्रौद्योगिकी है वो किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। यानी आपका जो लास्ट पॉइंट है ये भी आपका अच्छे से समझना है, इम्पोर्टेंट है। यानी इसमें क्या कहा गया है, यानी जो मनुष्य होता है वो प्रौद्योगिकी की सहायता से यानी जो टेक्नोलॉजी होती है इसकी सहायता से जो भौतिक पर्यावरण है इसके साथ अन्योन्य क्रिया करता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी किसी समाज के लिए जो सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। ठीक है, ये सिंपल था, आपका लास्ट पॉइंट जो था आपको समझना था। यानी आज के इस वीडियो में जो है अपन ने पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया। यानी यहाँ पर जो है आपका पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है
वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है अगला जो चैप्टर है विश्व जनसंख्या, जिसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।